कहा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग्स में। और काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि वैकेंसी कब आएंगी रेलवे में ALP की। तो हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो और जिसको नहीं पता है उसके लिए ये वीडियो है, ज़रूर देखें लास्ट तक क्योंकि वैकेंसी आ चुकी हैं और मैं फुल डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में कि कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ITI में कौन कौन सी ट्रेड्स जो हैं आपके लिए मतलब एलिजिबल हैं उस वैकेंसी के लिए। बस यही है, थोड़ा सा ख़राब लगा कि इतने टाइम बाद वैकेंसी आई है 2018 के बाद मेरे ख्याल से अब, और वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, 6000 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, जो कि गलत बात है। और जिस हिसाब से लड़के तैयारी कर रहे थे सारे लोग, उन सबकी उम्मीदें थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि दिक्कत तो है ही है। कम वैकेंसी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लड़के रहेंगे इसमें। और अब जो है सो है, यही सोच के तैयारी कीजिए कि आपको एक सीट चाहिए। ठीक है, तो सारे लोग उम्मीद करता हूँ पूरी मेहनत से लगकर तैयारी करेंगे। ठीक है, और सफलता पाएँ। इतने दिनों से इंतज़ार था, काफ़ी कमेंट्स लोग करते थे कि कब वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी आ चुकी है। अब बढ़ने के चांस अभी तो लग नहीं रहे कि कुछ वैकेंसी और बढ़ाई जाए, बाकी देखो जो होता है। फ़िलहाल जितनी है उनको देखिए और मैं दिखाता हूँ आपको नोटिफिकेशन में कैसे क्या इसमें कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, इसमें मेडिकल का क्या रहेगा और सब कुछ नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। ठीक है, बने रही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये आपके सामने जो है CEN 01/2024, ठीक है, सहायक लोको पायलट मतलब ALP की भर्ती, जो कि भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें आवेदन की तिथि प्रारंभ होने की ये आप देख सकते हैं 20/1/2024 से ये चालू हो चुकी है। ठीक है, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 19/2। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है 19/2 का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर के कंप्लीट कर दें। ठीक है, जिससे कि लास्ट समय के लिए आप लोग ना रुके रहें और किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो उससे बेहतर रहेगा कि आप लोग ये 19/2 का इंतज़ार ना करें, पहले से जल्द फॉर्म भरें। ठीक है, उसके बाद ये 20/2/2024 से 29/2/2024 तक संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ, मतलब जैसे कोई त्रुटि अगर आप लोगों की हो जाती है तो फिर वो भी आप उसको सही इसमें लिखा हुआ है कि संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां कृपया ध्यान दें। खाता बनाएं, फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए RRB को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो संशोधित हो सकती है, सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, ऐसे समझो सीधे शब्दों में। इसलिए फॉर्म संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, कायदे से भरो। ठीक है, देख के फॉर्म भरना सारी चीज़ें। फिर सहायक लोको पायलट ALP, ये आपको पता ही होगा कि 7वें वेतन स्तर में लेवल 2 की जॉब है ये। क्षमा चाहता हूँ, जिसका प्रारंभिक जो बेसिक वेतन है वो 19,900 सबको पता होगा। और चिकित्सा का मानक A1 कैटेगरी का इसमें मेडिकल होता है आप लोगों का, जो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जो आयु की गणना होगी इसमें वो 1/7/2024 को, ठीक है, 1/7/2024 को 18 से 30 वर्ष के बीच, यानी 18 वर्ष से कम ना हो 1/7/2024 को जो भी आवेदक है, और 30 वर्ष से अधिक ना हो। बाकी 30 वर्ष ये जनरल वालों के लिए है, जिस तरीके से रिलैक्सेशन मिलता है वो सारा लागू होगा। ठीक है,
और जो मैं कह रहा था कि वैकेंसी 6000 के आसपास है, तो ये देखिए आप कितनी कम, 5696, मतलब 5696। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, काफ़ी कम वैकेंसी है। फिर उसके बाद में ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये सब आपको पढ़ लेना, किस तरीके से फॉर्म भरना है और ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा मतलब की चीज़ नहीं है ये हम लोगों के। ठीक है, ये सारा कुछ आपको दिया गया है, एक एक चीज़ ये आप पॉज करके या वीडियो को हल्का करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर भी ये पढ़ लेना। मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, ये सारे निर्देश हैं, ठीक है, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ है कि कितना क्या एलिजिबिलिटी है। अब ये देख लो, ये ज़रूरी चीज़ है। एक तो ये भी रिक्तियाँ भी आप देख सकते हो कि ये रिक्तियाँ रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। हालांकि ऐसा कभी कुछ होता है नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, अब ये है मानक चिकित्सा का A1, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट। तो इसमें दृष्टि जो है, दूरदृष्टि 6x6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के, ठीक है, +2D मतलब +2 डायोप्टर, जो भी ये इनका मानक है, स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, ये दूर की हो गई। निकट के लिए SN 0.6 और 0.6 बिना चश्मे के। फिर उसके बाद कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न आदि के लिए टेस्ट पास करना होगा। मतलब आँख का तो समझो हर तरीके से आँख आपकी फिट होनी चाहिए। ठीक है, फिर वही नागरिकता, राष्ट्रीयता, पता ही है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक, भूटान का, या एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1/1/1962 से पहले भारत आया था। ठीक है, इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, ये सब दिया हुआ है, ये पढ़ लेना। ठीक है, अफ्रीका, श्रीलंका का आदमी कहाँ यहाँ रेल चलाएगा आके। ठीक है, बाकी नेपाल वालों के लिए और भूटान वालों के लिए रहता है, ये लोग फॉर्म भर सकते हैं अपने यहाँ। तुम लोग नहीं भर सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि नेपाल में वैकेंसी आएगी हम भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष, ये देख लीजिए। तो जो छूट की बात थी वो SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, वो लोग आएंगे एक्स सर्विसमैन में। तो अनरिजर्व और EWS के लिए 3 वर्ष, आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद, ठीक है, जितनी की है वो घटाने के बाद। OBC और NCL नॉन क्रीमी लेयर 6 वर्ष, ठीक है, और SC ST में 8 वर्ष। इस तरीके से ये दिए। वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप C और पूर्व ग्रुप D रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ साथ निरंतर या अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं, उनके लिए जो उम्र है वो इस तरीके से है। अनरिजर्व के लिए 40, OBC 43, SC ST 45। ठीक है, सॉरी। तो ये तो एज की बात हो गई, और भी हैं ये सब उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों, संस्थान में काम कर रहे हो। ठीक है, प्रदान गई सेवा की अवधि जो है 5 वर्ष या जो भी कम हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, तो उनके लिए भी
35 साल, 38 साल, 40 साल, अनरिजर्व, ओबीसी और SC/ST। ठीक है, तो ये सारा दिया हुआ है एज को लेकर। उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए, वो मैंने बता ही दिया तुमको। ठीक है, आप लोगों को सब बता चुका हूँ मैं पहले ही कि एज जो है किस हिसाब से रहनी चाहिए। बाकी अगर ज़्यादा कुछ ये पढ़ लेना पूरा डेट के हिसाब से, जिसको भी देखना है। ठीक है, अब शुल्क जो एग्जामिनेशन फ़ी आपकी रहने वाली है तो वो कितनी रहेगी? सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद उन उम्मीदवारों के लिए जो SC/ST, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर और अल्पसंख्यक, ये सब देख लेना, इन लोगों के लिए 250 रुपये और ये 500 रुपये। इसमें 400 रुपये बैंक शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी। ठीक है, जब पहले चरण में आप लोग उपस्थित हो जाएंगे तब। भुगतान के तरीके, तो ये सब ऑनलाइन शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप कैसे ही पेमेंट कर दो। पैसा चाहिए उन लोगों को जैसे मना है वैसे दे दो। ठीक है, तुम्हारा EBS में जो आते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में, तो उनके लिए भी ये लिखा हुआ है कि वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम। ठीक है, ये देख लेना। और क्या इसमें बताने वाला है, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है। चलो और दिखा देते हैं कहीं। तो नोटिफिकेशन इतना बड़ा रहता है पूरा कि इसमें पैटर्न देख लो, पैटर्न सही चीज़ है, पता रहना चाहिए। CBT 1 का अवधि जो है 60 मिनट रहेगी, जिसमें 75 प्रश्न रहेंगे और अधिकतम अंक भी 75 ही है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग, कई पालियों में होगा वो तो होगा ही, है ना। और मिनिमम आपका जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो इस तरीके से है, 40, OBC के लिए 30%, SC 30%, ST 25%। ठीक है, फिर ये आपका दिया हुआ है, ये गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता, मतलब जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हो गई, मेंटल एबिलिटी हो गई, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। ये CBT 1 में आएगा इतना। बाकी इसमें से टॉपिक कौन कौन से पूछे जाएंगे तो वो ये सारे दिए हुए हैं। इसका सिलेबस अलग से भी पड़ा हुआ है, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देख लेना। फिर CBT 2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग CBT 1 में उनके सामान्यकृत, मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, फिर जो लोग मतलब इसमें पास हो जाएंगे उनको CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो भी कितना, 15 गुना। मतलब जितनी वैकेंसी है, एक राउंड फिगर में अगर 6000 मानो तो 15 से उसको गुणा कर दो, 15 छक्का 90। ठीक है ना, तो 6000 वैकेंसी तो 90,000 लोग पास होंगे। CBT 2 का पैटर्न, CBT 2 में 2 भाग शामिल हैं, भाग A, भाग B, जैसा कि नीचे बताया गया है। भाग A में 90 मिनट और 100 प्रश्न है। ठीक है, भाग B जो सेकेंड वाला है उसमें 60 मिनट और 75 प्रश्न है। पास होने का तो वही सेम है, 40%, 30%, 30 और 25। ठीक है, अब इसमें भी देख लो, ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है सिलेबस भाग A के लिए।
ठीक है। ए के लिए, पार्ट ए के लिए सिलेबस दिया हुआ है मैथ्स का, और ये मेंटल एबिलिटी का, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड रीजनिंग जिसमें आएगी, और तुम्हारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। फिर पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी केवल एक योग्यता परीक्षा है। इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड के पाठ्यक्रम से प्रश्न होंगे। आप जिस भी ट्रेड के हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। सीधे शब्दों में ऐसे समझो, जिस ट्रेड से आप हो। अब पार्ट बी के लिए जो ट्रेड है अब पसंद का विषय वो यहाँ दिए हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, उम्मीदवार की जो योग्यता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन, ठीक है। तो ट्रेड कौन कौन सी रहेगी? इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉयल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ठीक है, ये हो गई। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड उसकी जो विभिन्न धाराएं हैं, तो उसके लिए रेडियो टीवी मैकेनिक, ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसकी विभिन्न धाराएं, तो उसके लिए क्या है? फिटर, मैकेनिक मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सारी दी हुई है। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, ठीक है। कहने का मतलब कि आप लोग इसको देख लेना, जो जिस ट्रेड में आ रहा हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो वीडियो एक बार पॉज करके ये सारी पढ़ लेना। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेस हैं, तो उसमें भी वही मैकेनिक मोटर वाहन, ठीक है, ट्रैक्टर, ये सब दी हुई हैं, जिससे आपको ये वो डाउट नहीं रह जाएगा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। जो ट्रेड आपकी है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सब होने के बाद जो है, जो एएलपी रिक्तियों के मतलब जैसे जो लोग पास हो जाएंगे ये एग्ज़ाम देने के बाद, उसके बाद एक और एग्ज़ाम होता है जो कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है, जिसमें आपको 8 गुना लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। CBAT में प्राप्त अंकों के लिए एक चीज़ और इसमें देख लो, 30% का वेटेज दिया जाएगा। मतलब जो क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, ये वही है, ठीक है। CBT 2 के भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए 70%, मतलब 70% तो जो आप एग्ज़ाम दोगे CBT 1 और 2 वाला जो सीन था ना, उसमें जो CBT 2 का पार्ट ए है, जो पार्ट बी है वो केवल क्वालिफाइंग था, जैसा कि बताया था अभी ऊपर। और जो पार्ट ए उसमें रहेगा, उसमें जो आप अंक लाओगे जितने, उसका 70%, ठीक है, उसका 70%, और 30% आपके साइको टेस्ट का रहेगा। फिर टोटल मेरिट बनेगी। उसके बाद आपको DB के लिए बुलाया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है, उसके लिए बुलाया जाएगा आवेदन करने के लिए। और जो लोग जैसे जैसे मतलब भाई बढ़िया नंबर लेकर आओगे, उसके बाद DB के लिए सिलेक्ट हो गए, DB के बाद में सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी आप लोगों की, और रेलवे में रेल चलाने के लिए तैयार। ये सब परीक्षा का माध्यम आप जो है कोई भी भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, सब में मिलेगा। और 13 क्षेत्रीय भाषाएं जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, मतलब सारी भाषाएं लगभग हो ही गई, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना। इसमें भी आपको जो पेपर मिलेगा, आप वहाँ से अपना जब CBT जब कंप्यूटर के सामने जब आप बैठे होंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, जिसमें कंफर्टेबल हो वही करें। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने अंग्रेजी चुनी है तो हम भी अंग्रेजी से, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको उड़िया आती है, उड़िया से करो, असमी आती है, असमी से करो, ठीक है ना।
ये सब असामान्य आवेदन, अस्वीकृति, गलत सलत कुछ भर दोगे तो भाई गलत तो होगा ही, तो वो बाहर कर दिए जाओगे ना, इसलिए देखभाल के भरना बढ़िया से। और कुछ इसमें ऐसा है नहीं बताने वाला, यहाँ तक है। ये सब दिया है, रेलवे जोन बोर्ड कौन कौन से हैं, सामान्य और ये सब, ठीक है। ये फिर वही एक जगह इकट्ठा दे दिया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, है ना। इससे पहले भी था पीछे, और ये यहाँ भी दिया हुआ है। ये सारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट सब दी हुई हैं। देखो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिनराइट मेंटेनेंस, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये जोन वाइज जो है, जोन वाइज ALP की रिक्तियाँ दी हुई हैं कि कहाँ कितनी है। तो टोटल वैकेंसी देख लो यहाँ पर, सब पूरी लिस्ट है। तो जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर गलत नहीं हो तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार बिलासपुर में है, 1192, और इसके बाद ये सिकंदराबाद 559, ठीक है। तो जिसका जो जोन पड़ रहा हो उस हिसाब से भरना, और ये मत सोचना कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी वहाँ भर दें। ये बेंगलोर में है 473, तो कोशिश यही करना कि जिसका जो जोन है वहीं से भरो। मेरा मानना यही है, क्योंकि जब नौकरी मिल जाती है उसके बाद फिर ट्रांसफ़र जाने के लिए आदमी दुखी रहता है, और जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, बड़ी समस्या रहती है। अब जैसे आप सोच रहे हो कि हम 1192 हैं बिलासपुर से भर दें, तो ऐसे ही और लोग भी सोच रहे हैं ना कि 1192 हैं बिलासपुर से भर दें। तो हर कोई इसी तरीके से सोचता है, तो थोड़ा अपनी तैयारी बढ़िया रखो। और होने को क्या है कि इसमें सबसे कम वैकेंसी कहाँ है, मुंबई SCR 26, हाँ मेरे ख्याल से यही है सबसे कम SCR, ये मुंबई। एक्चुअल में कम क्या, मुंबई में 3 SCR, WR और CR तीनों है ना, तो इसलिए वहाँ वैकेंसी अगर वैसे देखोगे तो ज़्यादा है। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भरना। आप चाहो कि भाई जहाँ ज़्यादा वैकेंसी वहाँ भरना है तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। फिर ये आ गया SC ST वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप बनवा के लगाएं। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए प्रमाण पत्र का ये दिया हुआ है, इसको निकलवा लेना, इसी को भर के यही आपको दिखाना पड़ेगा। OBC ये NCL उम्मीदवार द्वारा स्व घोषणा, ठीक है, खुद से जो भरना है वही नॉन क्रीमी लेयर वाला, तो यही निकलवा के यही आपको जमा करना पड़ेगा। फिर ये EWS वालों के लिए प्रोफार्मा, इस तरीके से ही रहेगा ये सारा, ठीक है। फिर EBC वाले आय प्रमाण पत्र, ठीक है। EBC वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट है ये, ठीक है ना, उसका प्रोफार्मा है। और ये क्या है, अल्पसंख्यक समुदायों, अच्छा ये ST वालों के लिए है, क्योंकि भाई दिखाना तो पड़ेगा ना, कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो लगाओगे, वरना पता कैसे चलेगा कि इसमें आ रहे हो। फिर ये है नेत्र, किसी नेत्र, हाँ ये देख लेना थोड़ा सा, ये जरूरी चीज़ है। किसी नेत्र विशेषज्ञ से प्राप्त होने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा, तो वो इस तरीके से रहेगा कि जो भी है अपना नाम,
और ये किए हैं, मतलब ऐसे ऐसे। फिर जितना जो आपका विज़न रहा है वो सब इसमें भर के, और ये भी लगेगा, रख लेना अपने पास, ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से सब ख़त्म ही हो गया। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ये, सारे प्रोफार्मा दिए हुए हैं। ये था आप लोगों का फाइनल नोटिफिकेशन, जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने बता दी हैं, ठीक है। और बढ़िया से तैयारी करिए, ओके। तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। तैयारी करें अच्छे से और जल्द से जल्द रेल को ज्वाइन करें। आप लोगों की जो इच्छा थी 2024 की वैकेंसी एएलपी की कब आएगी, वैकेंसी आ चुकी है। अब बस तैयारी आप लोगों को रखना है अपनी बढ़िया से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश की कि जो मेन चीज़ें सारी आप लोगों को बता दूं। बाकी अगर कुछ इसमें लगा हो कि मैंने बोला बताना चाहिए था, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार उसको पढ़ लेना पूरा। अगर कुछ, वैसे तो जो ज़रूरी चीज़ें थी सारी बताई दी हैं मैंने, कुछ छूटा है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। रोक के वीडियो देख लेना। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, ठीक है। वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बचा नहीं होगा, इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और बहुत अच्छा लगा था मुझे ये सुन के कि चलो लोको पायलट की वैकेंसी आई है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ख़राब लगा जब ये देखा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब है कम तो है, उसमें कर भी क्या सकते हैं, ओके। तो चलो ठीक है, सभी अभ्यर्थियों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करें और जो भी सेलेक्ट हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। और जो हेल्प चाहिए वो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा करने की, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।